तो श्रोता और एक बार फिर से हाजिर हूं आप सब की खिदमत में। आप सभी का स्वागत करते हैं कुमार कहानियां चैनल में। आशा करता हूं आप सभी देशवासी अच्छे होंगे। तो जैसा कि अभी तक आपने सुन, अंजलि लगातार बहुत ही अच्छी पागल की एक्टिंग किए जा रही थी। कोर्ट में अंजलि की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई, जो ये साबित करती थी कि वो पागल थी। एक ऐसा पागलपन जिसमें एक ही व्यक्ति दो व्यक्तियों का जीवन जीता है। लेकिन सिर्फ उस रिपोर्ट के आधार पर अंजलि को नहीं छोड़ा गया। सभी के बयान के बावजूद अदालत ने उसकी सुनवाई की अगली तारीख दे दी, क्योंकि ये एक नहीं चार कत्ल का मामला था और अदालत बिल्कुल ठीक नतीजे पर पहुंचना चाहती थी। लक्की अभी जिंदा था, लेकिन वह बेहोशी से बाहर नहीं आ सका था, क्योंकि लक्की पर भी जानलेवा हमला हुआ था, तो उसके बयान भी केस में बहुत महत्वपूर्ण थे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसा कि कोर्ट के आदेश थे, अंजलि को पुलिस सुरक्षा के साथ पागलों के अस्पताल भेज दिया गया। हम सभी कोर्ट से सीधा लक्की को देखने अस्पताल गए। डॉक्टर साहब, लक्की को कब तक होश आने की संभावना है? जीत ने लक्की का इलाज कर रहे डॉक्टर से पूछा। देखिए, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लक्की की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और पता नहीं क्या है, उसे कुछ दौरे से पड़ रहे हैं। वो दौरे क्यों पड़ रहे हैं, वो तो हमारी समझ से भी बाहर हैं। शायद लक्की की रिपोर्ट आने पर ही। डॉक्टर की बात पूरी नहीं हुई थी कि एक नर्स वहां आकर बोल उठी, डॉक्टर साहब, लक्की की रिपोर्ट आ गई है, ये लीजिए। नर्स ने एक रिपोर्ट डॉक्टर को दी और वहां से चली गई। डॉक्टर ने लक्की की रिपोर्ट बाहर निकाली और उसे देखने लगा। क्या आया है रिपोर्ट में डॉक्टर? जीत ने पूछा। सबसे पहले हमला लक्की की गर्दन पर होने की संभावना है और किसी जंगली जानवर ने सीधा उसकी गर्दन को काटा है, लेकिन जो लार मिली वो किस जानवर की है ये पता नहीं लग पाया। गर्दन पर काटने के बाद उस जानवर ने उसे छोड़ दिया। लक्की ने अपने आप को बचाने की बेजोड़ कोशिश की। रिपोर्ट के अनुसार उसने लगभग 4 घंटे तक आपको संभाले रखा, लेकिन काफी खून बह जाने की वजह से वो बेहोश हो गया। अब वहां क्या हुआ, किसने उस पर हमला किया, ये तो लक्की के होश में आने पर ही पता लग सकता है। लेकिन एक बात तो पक्का हो गई है कि जिसने तीनों खून किए हैं उसी ने लक्की पर जानलेवा हमला किया था, क्योंकि उनकी रिपोर्ट भी यही बताती है। इतना बताने के बाद डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट और निकाली और देते हुए कहा, ये लीजिए उन सभी मारे गए पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट लेकर हम दोनों बाहर आ गए। मुझे तो विश्वास हो गया था कि सभी का खून अंजलि ने ही अनजाने में किया था, लेकिन जीत कुछ और ही बोला। चलो अच्छा है, ये तो साबित हुआ कि सभी का खून किसी एक ही जावर या इंसान ने किया है। अब बस लक्की को होश आ जाए तो खूनी का चेहरा भी सामने आ जाएगा। अंजलि ने ही अनजाने में किया होगा यार, सबका खून। मैंने अपना सुझाव रखा। हो सकता है और शायद यही सच है, लेकिन फिर भी सब साफ साफ हो जाएगा, बस लक्की को जल्दी से होश जाए, जीत ने कहा। जीत ने चलते चलते अपना मोबाइल अपनी जेब से बाहर निकाला और किसी को फोन लगाकर लक्की की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कहा। उसके बाद हम दोनों पुलिस स्टेशन गए और वहां से सीधे घर की ओर निकल पड़े। आज 4 दिन बाद घर का खाना खाने को मिलेगा यार, मैंने खुशी से कहा। तो जीत ने कहा, हाँ यार, वैसे ये केस तो बहुत ही अजीब सा निकला। मैंने अपने जीवन में ना तो कभी ऐसा हादसा देखा और ना ही कभी किसी को बचाने के लिए डॉक्टरी रिपोर्ट में फेरबदल किया। वैसे तुझे उस अंजलि पे कुछ ज्यादा ही तरस आ रहा था भाई, क्या बात है? अरे नहीं यार, मैं तो बस एक बेकसूर को सजा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सोच में था, मैंने कहा। वैसे भाई अगर तू कुछ छुपा रहा है तो अच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं छुपाया। अरे नहीं यार, मैं कुछ नहीं छुपा रहा, पर इतना तो है कि अंजलि बहुत सुंदर और मासूम सी है, थोड़ी अच्छी भी लगी मुझे, मैंने बताया। तो जीत हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मुझे पता था यही बात है। सुन, ऐसी लड़की के चक्कर में पड़ना बेकार है। क्यों भाई, बेकार क्यों है? क्या इसलिए कि वो शादीशुदा है? मैंने थोड़ा उदास होकर पूछा। नहीं, इसलिए नहीं। देख, अगर उस पे सच में कोई भूत प्रेत का साया है तो वो लड़की ठीक नहीं रहेगी तेरे लिए। क्या पता कब क्या कर दे वो। और अगर उस पर कोई भूत प्रेत का साया नहीं है तो फिर तो वह बिल्कुल भी तेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि उस हालत में वो एक हत्यारी होगी और एक कातिल लड़की जिसने अपने ही पति को मार डाला एक बहुत गलत चुनाव होगा। जीत ने मुझे अपना सुझाव। यार, किस्मत में जो होता
सो होता ही है, ये सब तो बहाने होते हैं। अंजलि बस एक बहाना थी और अब वो बिल्कुल ठीक भी हो गई है, तो क्या दिक्कत है? मैंने कहा। देख, वो तो तेरी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरे ख्याल से लड़की ठीक नहीं है तेरे लिए। जीत की बातों ने मुझे निराश सा कर दिया था। हम जीत के घर पहुंच चुके थे। हम दोनों जब अंदर गए तो भाभी जी खाना बना रही थी। अरे आपने तो बहुत दिन लगा दिए इस बार, जीत की पत्नी ने पूछा। हाँ, इस बार थोड़ा अटक गया था क्योंकि केस ही कुछ ऐसा था, जीत ने जवाब दिया। अरे आशीष, तो फिर मिल गई आपको आपकी कहानी? भाभी जी ने पूछा। जी भाभी जी, ऐसी कहानी मिली है कि उसके बारे सोचने का भी मन नहीं कर रहा। क्राइम पर लिखने चाहता था, हॉरर नहीं। इससे पहले मैं अपनी बात पूरी कर पाता, जीत बोल उठा। अरे जल्दी से खाना लेकर आओ, हम दोनों को बहुत भूख लगी है। जी खाना तैयार है, बस हाथ मुंह धोकर आ जाइए, भाभी ने कहा। हम दोनों ने अपने हाथ मुंह धोए और खाना खाने बैठ गए। हाँ तो हॉरर कैसे? भाभी मुझसे कुछ पूछना चाहती थीं, लेकिन जीत फिर से बीच में ही बोल उठा। अरे यार, खाना खा लो, उसके बाद कर लेना बातें। खाना खत्म करने के बाद हम सभी वहीं बैठे रहे। तुम्हें पता है, इस केस में 3 पुलिस वाले मारे गए जो मेरे साथ काम करते थे, जीत भाभी जी को बता रहे थे। ओ आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। भाभी जी ने माफी मांगी तो जीत ने कहा, नहीं वो बात नहीं है, मरना तो सभी को है, किसी को आज किसी को कल, लेकिन खाना शांति से खाना चाहिए कि नहीं? भाभी जी, एक औरत में शैतान था, उसी ने सबका खून कर डाला। मैंने बीच में ही अपने शब्द फेंक दिए। अच्छा, कैसा शैतान? भाभी जी ने पूछा। उस लड़की ने अपने पति को मार डाला और उसके मांस को खा गई। यही नहीं, उसी ने पुलिस वालों को भी मार डाला, मैंने भाभी जी को बताया। और आपके प्यारे देवर उस लड़की से प्यार कर बैठे हैं, जीत ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा जी, ये साहब तो वहां अपनी ही कहानी बनाने गए थे हमम, भाभी जी ने मुझे रिझाते हुए कहा। अरे नहीं भाभी जी, जीत तो ऐसे ही कुछ ही बोल रहा है, मैंने नमीन की ओर देखते हुए कहा। अरे यार, तुम ये बताओ कि क्या ऐसी लड़की ठीक रहेगी जिसने अपने ही पति को मार डाला? जीत ने भाभी से पूछा। अरे ये तो इनकी मर्जी है, जो दिल को पसंद वही सही है ना आशीष, भाभी ने कहा। अरे नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है, उस लड़की पे 200 साल से भी ज्यादा समय से किसी शैतानी आत्मा का प्रकोप था, मैंने बात को फिराते हुए कहा। हम लोगों ने काफी बातें की और उसके बाद हम सभी सोने चले गए। मेरे सोने का इंतजाम एक सुंदर से कमरे में किया गया था। मैं काफी थक गया था, इसलिए जल्दी से सो गया। कुछ ही समय बाद मैं गहरी नींद में जा चुका था। उस रात मुझे एक अजीब सा सपना आया। उस सपने में मैंने एक बहुत ही डरावना जानवर देखा। नहीं, जानवर नहीं, एक दानव जिसके लंबे लंबे दांत थे और बड़ी बड़ी काली पंख थी। वह उड़ता हुआ आया और मेरे सीने पर बैठ गया। उसके बाद उसने अपने नुकीले नाखूनों से मेरे चेहरे को दबा लिया। वह दानव अपना बड़ा सा मुंह खोलकर मेरी गर्दन को खाने ही वाला था कि मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर उसे दूर फेंक दिया। इससे पहले कि मैं भाग पाता, उसने दोबारा से मेरे ऊपर हमला कर दिया और इस बार उसने अपने नुकीले दांत मेरी गर्दन में घुसा दिए थे। उसने मेरा खून पीना शुरू कर दिया। मेरी आंखें बंद होने लगी थीं। मारने के बाद उसने मुझे जमीन पर फेंक दिया। मेरा मृत शरीर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। तभी अचानक मेरी आंखें खुल गईं। रात के 3 बजे थे। मैं पसीनों में लथपथ था और मेरी सांसें तेज थीं। मुझे सपने में सब वास्तविक लग रहा था, लेकिन जब आंखें खुली तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदा था और वहां कोई भी दानव नहीं था। लेकिन मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैंने दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन सुबह तक नींद नहीं आई। सुबह के 5 बजे मुझे नींद आई और मैं सो गया। मेरी आंखें सुबह के 8 बजे खुलीं। सोने के बाद कम इतना समय बीत गया, पता ही नहीं चला। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि जीत मेरे कमरे में आ रहा था और उसके हाथ में चाय थी। अरे भाई, आज उठने का इरादा है कि नहीं? जीत ने मेरे पास आते हुए कहा। उठ गया यार, मैंने अपना सर मसलते हुए कहा। चल ले चाय पी और फ्रेश हो जा। आज दोबारा से अंजलि को कोर्ट ले जाना है और सभी रिपोर्ट्स अदालत में पेश करनी है। हो सकता है तेरी अंजलि आज रिहा हो जाए, जीत ने मुझे चाय देते हुए कहा। अरे क्या बोल रहा है यार, मेरी अंजलि? मैंने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। हाँ तेरी अंजलि यार,
तू ही तो उसकी इतनी फिक्र करता है तो तेरी ही हुई ना। जीत ने मुझे चिढ़ाते हुए बकवास मत कर, चाय पीने दे, मैंने कहा। इतना सुनते ही जीत हंसने लगा। हम सबने खाना खाया, कुछ बातें की। उसके बाद मैं और जीत भाभी को अलविदा बोलकर निकल गए। यार पहले अस्पताल चलते हैं, लक्की को देखकर उसके बाद अंजलि को लेकर अदालत जाएंगे, जीत ने मुझे कहा। हाँ भाई, जो ठीक लगे वो करो, मैंने अपनी सहमति जताई। बस फिर हम दोनों अस्पताल की ओर चल पड़े। कुछ ही समय में हम दोनों अस्पताल में पहुंच गए। हम दोनों सीधे लक्की को देखने उसके कमरे में गए तो हमने देखा कि लक्की अपनी आंखें धीरे धीरे खोल रहा था और बंद कर रहा था। लक्की को होश आ रहा है शायद, मैंने जीत को कहा। हाँ शायद, जीत ने लक्की की ओर देखते हुए कहा। हम दोनों लक्की के पास जाकर खड़े हो गए। लक्की ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम बिल्कुल ठीक हो लक्की, घबराव नहीं, मैंने लक्की को आश्वासन देते हुए कहा। क्या तुम मुझे सुन सकते हो लक्की, जीत ने लक्की से कहा। लक्की बोल नहीं सकता था क्योंकि उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, इसलिए उसने हां के इशारे में अपना सर हिला दिया। हमने उसका ऑक्सीजन मास्क हटाना ठीक नहीं समझा क्योंकि अब भी उसकी हालत गंभीर ही थी। क्या तुम्हारे ऊपर अंजलि ने हमला किया था, जीत ने अपना दूसरा सवाल पूछा तो जीत ने इस बार नहीं के इशारे में सर हिलाया। उसके सर हिलाते ही हम दोनों चौंक उठे। अंजलि ने नहीं किया तो फिर किसने किया, जीत ने अपने आप से ही सवाल किया। शायद कोई जंगली जानवर, मैंने अपना सुझाव पेश किया। क्या किसी जंगली जानवर ने तुम्हारे ऊपर हमला किया, मैंने लक्की से पूछा तो इस बार भी उसने नहीं के इशारे में ही सर हिला दिया। अब तो हम और भी ज्यादा चौंक गए थे। मेरे दिमाग में सवाल घूम रहे थे कि अगर अंजलि या किसी जानवर ने हमला नहीं किया तो आखिर हमला किया किसने। जाओ डॉक्टर को बुला कर लाओ, जीत ने अपने एक पुलिस वाले को आदेश दिया और वह जल्दी से डॉक्टर को बुला लाया। लक्की को होश आ गया, शायद अभी आया होगा, डॉक्टर ने अंदर आते ही कहा। हाँ डॉक्टर, लक्की को होश आ गया है, क्या हम कुछ देर के लिए उससे बात कर सकते हैं, जीत ने पूछा। हाँ, आप कुछ पल के लिए बातें कर सकते हैं, मैं यहीं हूं, अगर कुछ परेशानी हुई तो मैं बीच में कभी भी आपको बाहर जाने के लिए कह सकता हूं। डॉक्टर ने इतना कहकर लक्की का मास्क हटा दिया। वो एक दानव था, लंबे लंबे दांत और काली पंख थीं उसकी। जैसा फिल्मों में दिखाते हैं वैसा नहीं था, लेकिन उसने मेरी गर्दन से खून पिया था। वो बहुत भयानक और खतरनाक। लक्की अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले वह बेहोश हो गया और डॉक्टर ने हम दोनों को बाहर जाने के लिए आदेश दिया तो हम दोनों बाहर आ गए। यार अब तक तो अंजलि का ही रहस्य था, अब एक दानव। मुझे लगता है लक्की के दिमाग पर उस हादसे का बुरा असर पड़ा है, जीत ने कहा। मैं अपनी ही सोच में खोया था क्योंकि मुझे भी सपने में वैसे ही दानव ने मारा था जैसा लक्की ने बताया। कहां खोया है, जीत ने कहा। यार मुझे लगता है लक्की ठीक कह रहा है। तुझे पता है पिछली रात मैंने सपने में ठीक वैसा ही दानव देखा जैसा कि लक्की ने बताया और उसने मेरी गर्दन से मेरा खून पीकर मुझे मार डाला। मैंने जल्दी जल्दी जीत को बताया। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पहले अंजलि में भूत था और अब लक्की को घायल करने वाला कोई दानव या पिशाच है। सभी का खून भी किसी पिशाच ने किया। भूत प्रेत पर मैंने थोड़ा बहुत यकीन किया क्योंकि पागलपन को ही भूत प्रेत का नाम दे देते हैं हम लोग, लेकिन अब किसी दानव या पिशाच, सच में यार कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, जीत ने कहा। कुछ तो जरूर है यार, वरना मुझे भी ठीक वैसा ही दानव सपने में क्यों दिखता जैसा कि लक्की ने बताया। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर कुछ तो राज है, मैंने कहा। इसका मतलब तो ये तो साफ हो गया कि अंजलि ने इन सब का खून नहीं किया, उसने सिर्फ अपने पति का खून किया, वो भी पागलपन में, जीत ने कहा। अब हम क्या करें, मैंने पूछा। पहले अंजलि को रिहा कराते हैं, चल, जीत ने कहा और हम दोनों जेल से अंजलि को लेकर कोर्ट पहुंच गए। जीत ने सभी रिपोर्ट्स और सबूत अदालत में पेश किए। उसके बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि अंजलि ने जो कुछ भी किया पागलपन में किया, अनजाने में किया और वह बेकसूर है। आज अदालत ने अंजलि को पागलों के अस्पताल में अंजलि का ठीक से इलाज कराने के आदेश दे दिए। अदालत के आदेश के बाद अंजलि को एक पागलों के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मैं और जीत शीला व राजेश को उनके घर छोड़ने के लिए उनके घर की ओर चल पड़े।
राजेश और शीला दोनों बहुत खुश थे क्योंकि अंजलि अब उस शैतान से भी बच चुकी थी और अदालत से भी। साहब, कितने दिन तक अंजलि को अस्पताल में रखना पड़ेगा? शीला ने जीत से। इसका मतलब तो ये तो साफ हो गया कि अंजलि ने इन सब का खून नहीं किया, उसने सिर्फ अपने पति का खून किया, वो भी पागलपन में। जीत ने कहा। अब हम क्या करें? मैंने पूछा। पहले अंजलि को रिहा कराते हैं, चल, जीत ने कहा। और हम दोनों जेल से अंजलि को लेकर कोर्ट पहुंच गए। जीत ने सभी रिपोर्ट्स और सबूत अदालत में पेश किए। उसके बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि अंजलि ने जो कुछ भी किया पागलपन में किया, अनजाने में किया और वह बेकसूर है। आज अदालत ने अंजलि को पागलों के अस्पताल में अंजलि का ठीक से इलाज कराने के आदेश दे दिए। अदालत के आदेश के बाद अंजलि को एक पागलों के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मैं और जीत शीला व राजेश को उनके घर छोड़ने के लिए उनके घर की ओर चल पड़े। राजेश और शीला दोनों बहुत खुश थे क्योंकि अंजलि अब उस शैतान से भी बच चुकी थी और अदालत से भी। साहब, कितने दिन तक अंजलि को अस्पताल में रखना पड़ेगा? शीला ने जीत से पूछा। देखिए, 1-2 महीने तक तो रखना, ताकि अगर कोई शिकायत भी कर दे तो कोई परेशानी ना हो, उसके बाद उसे बेशक घर ले आना। जीत ने उन्हें बताया तो उनके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी झलक आई। 1-2 महीने? शीला ने अपना सवाल दोहराया। जी, इतना तो रखना ही पड़ेगा, जीत ने कहा। ठीक है साहब, हमें खुशी है, कम से कम वो अब सुरक्षित तो रहेगी और 1 महीने के बाद हम सब साथ साथ रहेंगे, शीला ने कहा। जल्द ही हम राजेश के घर पहुंच गए। हमने जीप को रोका और वहीं से राजेश और उसकी पत्नी शीला को अलविदा लेते हुए कहा, अच्छा तो हम अब चलते हैं? अरे अंदर तो आओ, चाय पीकर ही जाना, राजेश ने निवेदन किया। तो हम दोनों उनके साथ उनके घर के अंदर चल पड़े। अंदर जाते समय मैंने देखा कि एक कुत्ता उनके कच्चे आंगन में गड्ढा खोद रहा था। किसी और का ध्यान उस ओर नहीं था, तो मैंने भी ना तो किसी को कुछ कहा और ना ही उस कुत्ते को वहां से भगाया। हम अंदर जाकर बैठ गए। शीला हम सबके लिए चाय बना लाई। हमने चाय पी और वहां से बाहर की ओर निकल पड़े। राजेश हमें बाहर तक छोड़ने आ रहा था, लेकिन हमने मना कर दिया और हम चल पड़े। मैंने देखा कि कुत्ते ने गड्ढा खोदकर कुछ निकाल लिया था और अब वो उसे चबा रहा था। यार आए तब नहीं थी, लेकिन अब मुझे थोड़ी बदबू सी आ रही है। क्या तुम्हें भी आ रही है? जीत ने अपना मुंह चढ़ाते हुए मुझसे पूछा। हाँ यार, आ तो मुझे भी रही है। वो कुत्ता देख, शायद उसने गड्ढा खोदकर कुछ निकाला है जिससे बदबू आने लगी है। मैंने कुत्ते की ओर इशारा करते हुए जीत से कहा, यहां क्या हो सकता है? जीत ने संदेहपूर्ण ढंग से पूछा। चलो चलकर ही देख लेते हैं, मैंने जीत को सुझाव दिया और हम दोनों जल्दी से उस ओर चल पड़े। हमें आता देखकर कुत्ता वहां से भाग गया। हमने वहां जाकर देखा कि उस गड्ढे में सड़ा हुआ मांस पड़ा था और उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। तभी जीत ने कुछ ऐसा देखा कि जिसने उसे चौंका दिया। वो देख, जीत ने उंगली से इशारा करते हुए मुझे कहा। तो मैंने अपनी निगाहें उस ओर गड़ाकर देखना शुरू कर दिया। वहां किसी इंसान की 2 उंगलियां दिख रही थीं, यानी कि यहां किसी को मारकर दफनाया गया है, मैंने कहा। हां, और टुकड़े टुकड़े करके दफनाया गया है, जीत ने कहा। जीत ने अपना मोबाइल निकाला और जल्दी से वहां एक सर्च टीम भेजने को कहा। जब तक सर्च टीम यहां आती है हमें यहीं रहना पड़ेगा, वरना वो कुत्ता सारी गड़बड़ कर देगा, जीत ने कहा। तब तक हम राजेश के घर ही बैठकर इंतजार करें, मैंने जीत को सुझाव पेश किया। हां, ठीक कहा, वैसे भी ये लाश उन्हीं के घर में है। या तो उन्हीं ने किसी को मारकर यहां दफना दिया है, या फिर हो सकता है किसी और ने उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर किसी को मारकर यहां दफन कर दिया, जीत ने कहा। ठीक है, तो चलते हैं, मैंने कहा, और हम दोनों वापस से राजेश के घर के अंदर चल पड़े। माफ करना, एक समस्या हो गई है, इसलिए हमें कुछ समय के लिए यहां रुकना पड़ेगा, मैंने विनम्रता से अंदर की ओर जाते हुए कहा। वो दोनों हमें वापस से देखकर हैरान थे। कोई बात नहीं, आइए बैठिए, राजेश ने हमसे बैठने का आग्रह किया और हम दोनों वहां जाकर बैठ गए। वैसे क्या समस्या हो गई? शीला ने उत्सुकता से पूछा। आपके आंगन में किसी को मारकर दफनाया गया है, हमने अभी देखा कि वहां किसी की लाश पड़ी हुई है। जीत ने उन्हें जैसे ही ये बताया, उनके चेहरे उतर गए। किसकी लाश मिली है?
राजेश ने बेचैन होकर पूछा। जी कहां नहीं जा सकता कि किसकी लाश है वो तभी पता चलेगा जब सर्च टीम यहां पहुंचेगी। जीत ने उन्हें बताया। वैसे वो लाश किसकी है, उससे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लाश वहां आई कैसे और किसने उसे दफनाया। जीत ने शक की निगाहों से उनकी ओर देखते हुए कहा। वो दोनों घबरा। देखिए हम उस लाश के बारे में कुछ नहीं जानते, राजेश ने विनम्रता से कहा। हां, हमें नहीं पता कि वो किसकी लाश है और किसने उसे वहां दफनाया, शीला ने कहा। वो तो जल्द पता लग जाएगा कि किसने इस कांड को अंजाम दिया है, बस सर्च टीम के यहां पहुंचने की देरी है, जीत ने कहा। मेरा सर दुख रहा है, मैं आराम करती हूं, आप लोग बात कीजिए, शीला ने हम सभी से कहा और वहां से अंदर की ओर चली गई। हमें वहां बैठे कुछ ही समय हुआ था कि जीत ने खड़ा होते हुए कहा, मैं जरा देखकर आता हूं कि कहीं वो कुत्ता दोबारा आकर उस लाश को न खाना शुरू कर दे। मैं भी साथ जलता हूं। मैं भी इतना कहकर खड़ा हो गया। मैं अकेला क्या करूंगा, मैं भी चलता हूं, वहीं बैठ जाएंगे। राजेश ने इतना कहकर कुर्सियों को उठाना शुरू कर दिया। अरे रहने दीजिए, वो बस आते ही होंगे, तब तक हम वहां खड़े होकर बातें कर सकते हैं, जीत ने कहा और हम सभी बाहर की ओर निकल गए। बाहर जाकर हम लोगों ने जो देखा वह देखकर हम सब हैरान रह गए। शीला एक कस्सी लेकर धीरे धीरे उस गड्ढे से मांस के टुकड़े निकाल कर एक बड़े से थैले में डाल रही थी। हम सभी जल्दी से उस ओर दौड़ पड़े। हम सभी को उसकी ओर आता देखकर शीला उस थैले को छुपाने का प्रयास करने लगी। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, जीत ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खड़ा किया और जोर का थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा। ये क्या कर रही थी तुम, जीत ने गुस्से से पूछा तो वो काफी घबरा गई थी। मैंने सोचा इसे साफ कर दूं। हड़बड़ाहट में शीला के मुंह से साफ आवाज नहीं निकल रही थी। किसकी लाश है ये और तुमने क्यों मारा इसे, जीत ने शीला से पूछा तो वो और भी ज्यादा घबरा गई। मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे नहीं पता कि ये किसकी लाश है, शीला ने कहा। तभी सर्च टीम भी वहां आ गई। इन दोनों को जीप में डालो और इसकी खुदाई कराकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जीत ने पुलिस वालों को आदेश दिए और हम दोनों वहां से निकल गए। अब ये किसकी लाश हो सकती है यार, मैंने जीत से पूछा। ये तो वो बुढ़िया ही बताएगी, उसी ने किया है ये खून। उसकी चालबाजी देखी, कैसे पीछे से जाकर लाश को गायब करने की साजिश कर रही थी, जीत ने कहा। मैंने हां के इशारे में अपना सर हिला दिया। हम दोनों वहां से सीधे हवालात पहुंचे, जहां बाद में शीला और राजेश को लाया गया। अंदर करने के बाद जीत ने शीला से आराम से पूछताछ करनी शुरू की। देखो सीधे सीधे बता दो कि वो किसकी लाश है और उसका खून तुमने क्यों किया, जीत ने पूछा। मैंने किसी का खून नहीं किया, मुझे नहीं पता वो किसकी लाश है, शीला ने रोते हुए कहा। देखो बताना तो तुम्हें सब कुछ पड़ेगा। अगर आप आसानी से बता देंगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना कहीं मैंने भीमवती को बुलाया तो आपको बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, जीत ने शीला को और भी ज्यादा डराते हुए कहा। देखो मैंने किसी का खून नहीं किया और मैं कुछ नहीं जानती, तो मैं आपको क्या बता दूं, शीला ने अपनी बेगुनाही को बताते हुए कहा। यह तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम सीधे सीधे कुछ नहीं बताओगी, जीत ने उससे पूछा। लेकिन मैं कुछ जानती ही नहीं तो इससे पहले शीला अपनी बात पूरी कर पाती, जीत ने चिल्लाते हुए कहा, जाओ जल्दी से भीमवती को बुलाकर लाओ, कहना उसे कि उसका शिकार आया है। एक पुलिस वाला झट से बाहर की ओर भीमवती को बुलाने के लिए चला गया। जीत बाहर की ओर चल पड़ा। देखो अगर आप कुछ भी जानती हो तो बता दो, मैंने सुना है कि पुलिस वाले बहुत बेरहमी से पीटते हैं। मैंने शीला को अपना सुझाव दिया तो वो मुझे घूरने लगी। बुढ़िया भीमवती कौन है जानती है, वो एक थप्पड़ मारती है तो 1 घंटे के लिए कानों में सिवाय सूं सूं की आवाज के कुछ नहीं सुनता, एक पुलिस वाले ने उसे डराते हुए कहा। कुछ ही समय बाद एक बहुत ही भयानक सी दिखने वाली औरत वहां आई जो रंग की बहुत काली थी और शरीर से बहुत ही मजबूत। कौन है सर, भीमवती ने अंदर आते ही जीत से पूछा। उसकी आवाज मर्दाना थी और काफी भारी भी। वो बुढ़िया है, कुछ बोल ही नहीं रही, जीत ने शीला की ओर इशारा करते हुए कहा तो भीमवती शीला की ओर बढ़ने लगी। भीमवती को देखकर शीला की आंखें खुली की खुली रह गई थीं।
मैंने देखा कि उसने पेशाब कर दिया था। भीमवती ने पास जाते ही जैसे ही उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, शीला डर से चिल्ला उठी। मैं बताती हूं, मुझे मत मारो, सब कुछ बताओ शुरू से, जीत ने शीला से कहा। वो मेरे बेटे की लाश थी। इतना कहकर शीला रोने लगी। लेकिन तुम्हारे बेटे की लाश को तो तुमने सारे गांव के सामने जला दिया था, फिर उसकी लाश कहां से आ गई अब? जीत ने पूछा। वो लाश नहीं है, बस मांस के टुकड़े हैं और राज का कटा हुआ हाथ, शीला ने बताया। तुमने उसे क्यों मारा? अपने ही बेटे को, वो भी इतनी बेरहमी से? जीत ने शीला से पूछा। कोई मां अपने बेटे को कैसे मार सकती है? मैंने उसे नहीं मारा, शीला ने बताया। तुमने नहीं मारा तो उसे किसने मारा? जीत ने अगला सवाल किया। उसे अंजलि के अंदर छुपे शैतान ने मारा और उसी ने लाश के टुकड़ों को वहां दफन किया, शीला ने बताया। अच्छा, तो फिर तुमने उन टुकड़ों को दाह संस्कार करते समय भी नहीं निकाला? क्यों? तुम्हारे गुनाह का पता लग जाए इसलिए? जीत ने पूछा। नहीं, मैं भूल गई थी, शीला ने कहा। भीमवती, ये ऐसे सच नहीं बताएगी, इसका अच्छे से इलाज कर, जीत ने भीमवती को कहा और वहां से उठकर बाहर आ गया। भीमवती ने इस बार जाते ही शीला के मुंह पे जोर से थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ के शोर से पता लग रहा था कि शीला को बहुत गहरा दर्द हुआ होगा। उसके बाद उसने शीला के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए खड़ा किया। जैसे ही भीमवती ने दोबारा से मारने के लिए हाथ उठाया, शीला फिर से चिल्ला उठी। मैं सब बताती हूं, सच सच सब बताती हूं। भीमवती ने उसे छोड़ दिया। शीला चुपचाप से कोने में बैठ गई। जीत फिर से उसके पास जा बैठा। उस रात राज शराब पीकर आया था। हमारे और राज के बीच झगड़ा हुआ था। जब उसने मुझे और अंजलि को मारने की कोशिश की तो हमने अपने बचाव के लिए उसके हाथ से चाकू को छीनने की कोशिश की और उसी कोशिश में चाकू उसके सीने में जा लगा और उसकी कुछ ही समय में मौत हो गई, शीला ने बताया। ऐसी क्या बात हो गई थी कि उसने तुम दोनों को मारने की कोशिश की और तुमने उसे अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया? जीत ने पूछा। राज बैठा बैठा रो रहा था। वो मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, मुझे माफ कर दो, शीला ने रोते हुए कहा। उसकी हालत देखकर मुझे लग रहा था कि उसने जानबूझकर अपने बेटे को नहीं मारा था, लेकिन उस झगड़े की क्या वजह थी वो जानने के लिए मैं उत्सुक था। मुझे ये बताओ कि झगड़े की क्या वजह थी और फिर जो हो गया था सो हो गया था, तुमने उसके मांस के टुकड़े टुकड़े क्यों किए? राज ने पूछा। मेरे दिमाग में अब ये चल रहा था कि क्या अंजलि पर सच में कोई भूत प्रेत था या वो ड्रामा कर रही थी। उसके मरने के बाद मैंने और अंजलि ने सोचा कि उसके खून के जुर्म में हम दोनों फंसेंगे और हमें जेल होगी, इसीलिए हमने बचने का एक उपाय निकाला। अंजलि जब से उस गांव में आई थी तब से पागलपन का नाटक करती आई थी। हमने योजना बनाई कि पूरे गांव को ऐसा दिखाएंगे कि अंजलि ने पागलपन के दौरे में अपने पति का खून कर दिया। मैं बहुत दुखी थी। मैं सिर्फ योजना बनाने तक अंजलि के साथ थी, बाकी उस योजना को अंजाम अंजलि ने दिया। उसने मुझे सब कुछ सुबह बताया, जो कुछ उसने किया। बेहतर होगा यदि आप उसी से पूछताछ करें। शीला इतना बताकर चुप हो गई। इतना सुनने के बाद राजेश शीला को पीटने के लिए उसकी ओर झपटा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। तुम्हें पता था कि वो नाटक कर रही, फिर भी तुम चुप रही क्यों? राजेश ने चिल्लाकर शीला से पूछा, लेकिन शीला ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब दो मुझे कि तुम दोनों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से राज ने तुम्हें मारने की कोशिश की? राजेश ने फिर से चिल्लाकर एक सवाल किया, लेकिन इस बार भी शीला चुप रही। क्या इस षड्यंत्र में राजेश भी शामिल है? जीत ने शीला से पूछा। नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया और ना ये शामिल हैं, शीला ने बताया। राजेश को दूसरे कमरे में बंद कर दो। जीत ने आदेश दिया और राजेश को शीला के कमरे से निकालकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया। अस्पताल जाओ और अंजलि को लेकर आओ। उसके बाद हर उस इंसान को पकड़कर यहां ले आओ जो इस केस से संबंध रखता है, वो साधु, अघोरी और सभी को। जीत ने पुलिसकर्मियों को सभी को बंदी बनाकर लाने का आदेश दिया। अभी तक मेरे दिमाग में कुछ भी साफ नहीं हुआ था कि आखिर चल क्या रहा था। यार, ये तो सब कुछ सोच से उलटा हो गया, मैंने जीत से कहा। हाँ यार, लेकिन अभी भी शायद बहुत कुछ छुपा हुआ है जो अंजलि हमें बताएगी, जीत ने सिगरेट जलाते हुए कहा। लगभग 3 घंटे बाद ही पुलिस वाले अंजलि को वहां ले आए।
अंजलि से पूछताछ शुरू करने से पहले ही जीत ने उसे यह यकीन दिला दिया, शीला हमें सब बता चुकी थी। अब हमें तुम दोबारा विस्तार से सब बताओ शुरू से, जीत ने अंजलि से कहा। हाँ बेटी, बता दो इन्हें, शीला ने कहा। मैं बचपन से ही समलैंगिक हूं। मुझे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं हैं और ना कभी थे। मुझे लड़कियों के साथ वासना के मजे लुटना पसंद है और बचपन से है, लेकिन ऐसी लड़की मिल पाना बहुत मुश्किल होता था कि जो एक लड़की के साथ यौन संबंध बनाने की इच्छुक हो। बचपन की बात है, जब मैं करीब 13 साल की थी। मैंने एक लड़की से संबंध बनाने की बात की तो वो भड़क गई और इस बात मेरे पिता से बताने की धमकी देने लगी। मैंने जैसे तैसे ये बहाना बना दिया कि मेरे अंदर किसी आदमी का भूत आ जाता है और वही ये सब कराता है मुझसे। वो ये बात मान गई और उसने मेरे पिताजी को कुछ नहीं बताया। बस उस दिन से मेरी समझ आ गया कि ये एक अच्छा बहाना था बचने का मेरे लिए। धीरे धीरे मैंने एक भयानक लड़के की आवाज निकालना सीख लिया और फिर मैं जिस लड़की से संबंध बनाना चाहती उससे सीधा संबंध बनाने के लिए पूछ लेती थी। अगर वो मान जाती तो ठीक, और नहीं मानती तो लड़के की आवाज निकालकर वही बहाना इस्तेमाल करती। लेकिन एक दिन एक लड़की ने मेरे पिता को बता दिया और बस तब से मैंने सबके सामने भूत प्रेत का नाटक करना शुरू कर दिया। अंजलि ने जो बताया उसने तो हम सबको इतना चौंका दिया था कि सभी चुपचाप खड़े होकर सुने जा रहे थे। तुम्हारे पिता ने तुम्हें पीटा नहीं? जीत ने पूछा। पीटा था बहुत, लेकिन बाद में उन्हें भी यकीन हो गया कि मेरे ऊपर कोई भूत प्रेत है। वो मुझसे और मेरी हरकतों से तंग आ गए थे। सारे गांव में मेरी बदनामी हो गई और धीरे धीरे सभी लड़कियों ने मेरा साथ छोड़ दिया, सिवाय उनके जो पहले से मेरे साथ संबंध बना चुकी थीं। गांव में पंचायत हुई और मेरे परिवार को गांव से निकल जाने के लिए आदेश दिए गए। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैं भी तो मजबूर थी। मेरे पिताजी ने सरपंच जी से कुछ दिन का समय मांगा और वादा किया कि अगर इन दिनों में मैं ठीक नहीं हुई तो हमारा परिवार उस गांव को छोड़ देगा। उन्होंने मुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, तांत्रिकों को भी दिखाया, बहुत पैसा खर्च किया। ये देखकर मैंने अपनी इच्छाओं को काबू में रखकर ठीक होने का नाटक किया। मेरी शादी तय कर दी गई। मैं अपनी इच्छाओं को ज्यादा दिनों के लिए नहीं रोक सकती थी और इसलिए अपनी एक पुरानी साथी के घर जाकर यौन संबंध बनाने लगी, लेकिन उनके पड़ोसी ने हम दोनों को देख लिया। उसने उस बात को सरपंच और पूरे गांव को बता दिया। अगले ही दिन बारात आने वाली थी मेरे पिताजी ने हाथ जोड़कर पैर पकड़कर एक दिन का समय मांगा ताकि मेरी शादी हो जाए। मेरी शादी हो गई और उसी दिन मेरा परिवार उस गांव को छोड़कर चला गया। क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? अंजलि ने बात को अधूरी छोड़कर कहा। हाँ जरूर, हवलदार पानी लेकर आओ, जीत ने हवलदार को कहा और वो जल्दी से पानी ले आया। अंजलि ने पानी पिया ही था कि हवलदार बोला, मैडम जी उसके बाद क्या हुआ? मेरा तो दिल जुड़ने से पहले ही टूट गया था और वो सभी मजे लेकर अंजलि को सुन रहे थे। जब मैं शादी होने के बाद राज के घर आई तो मेरा सबसे ज्यादा ख्याल मां जी ने रखा, और जब एक दिन उन्हें पता लगा कि मेरे माता पिता मेरी शादी करने के बाद मुझे छोड़कर कहीं दूर चले गए तो सभी को मुझसे बहुत हमदर्दी होने लगी। मां जी तो मेरी हर छोटी से छोटी पसंद का ख्याल रखती थीं। मुझे वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने लगी थीं। मेरे भूत प्रेत का नाटक तो मेरी ससुराल में भी चालू था, लेकिन बहुत कम। मेरे ससुर जी तो साल में 1-2 बार घर आते थे, इसलिए मुझे लगा कि शीला भी अकेली हैं, जैसे कि मैं वहां आने के बाद हो गई थी। मैंने शीला जी के साथ यौन संबंध बना लिए और उन्हें अपना हर एक राज बता दिया। शीला जी का भी एक राज था। वो एक संत, जो कि बस नाम का संत था, उससे शारीरिक संबंध बनाए हुई थी। हमारा हर राज हम दोनों के बीच ही रहा। वो मेरी ओर भी मदद करने लगी। हमने एक तांत्रिक बुलाकर ये ढोंग भी किया कि सच में कोई ना कोई भूत प्रेत था मेरे अंदर, ताकि कभी कुछ गलती हो भी जाए तो बचाव हो सके। उस तांत्रिक की किसी ने हत्या कर दी एक दिन, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो जिंदा है या नहीं। राज शराब पीकर आता था और उस रात भी शराब पीकर चुपके से आया जब मैं और शीला शारीरिक रूप से क्रीड़ा में थे। जब उसने वो सब देखा तो वह आग बबूला हो गया। वह बिना कोई शोर मचाए चुपचाप चाकू उठा लाया। जैसे ही उसने मां जी पर हमला करने की कोशिश की,
मैं उसके ऊपर झपट पड़ी और उसी बीच कब चाकू उसके सीने से पार हो गया पता ही नहीं चला। चाकू उसके दिल में लगा था, इसीलिए उसका बच पाना मुश्किल था। मां जी ने तो कहा कि अस्पताल ले चलें, लेकिन मैंने मना कर दिया और उन्हें समझाया कि अब उसका बचना नामुमकिन है। अंजलि इतना बताने के जैसे ही थोड़ा रुकी जीत बोल उठा, हो सकता था अगर वो अस्पताल समय पर पहुंच जाता तो बच जाता। हो सकता था, लेकिन अगर वो बच जाता तो हम दोनों नहीं बचते। इसी डर से मैंने उसे अस्पताल नहीं ले जाने दिया। उसके बाद हमने पुलिस से बचने के लिए एक उपाय निकाला। सारा गांव पहले ही जानता था कि मेरे ऊपर किसी भूत प्रेत का शायद, और उन्हें ये यकीन दिलाना कि मैंने दौरा पड़ने पर अपने ही पति को मार डाला कोई मुश्किल काम नहीं था। मां जी बहुत दुखी थीं, इसलिए वो अंदर जाकर बैठ गई। मैंने सोचा कि अगर बस खून की बात हुई तो शायद गांव में कोई इस बात पे विश्वास न करे। इसलिए घटना को थोड़ा भयानक और डरावना बनाने के लिए मैंने राजका के शरीर से कुछ मांस के टुकड़े और उसका वो हाथ जिसमें मेरा झुमका फंसा हुआ था काट लिया। मैंने उन्हें बाहर के आंगन में दफना दिया और जब सुबह हुई तो मां जी ने एक जोर की चीख निकाली। चीख निकलते ही एक अच्छे पड़ोसी की जिम्मेदारी से हमारा पड़ोसी भागा भागा आया और जैसे ही उसने मेरी ओर देखा तो मैंने उसे वो दिखाया जो मैं चाहती थी। सभी गांव वालों को यकीन हो गया था कि वो सब एक हादसा था। हमने पिताजी को जानकारी भेजी और वो तुरंत आ गए। दाह संस्कार करने के बाद हम सभी उसी संत के पास गए जो मां जी का प्यारा था, ताकि राजेश को यकीन हो जाए कि वो सिर्फ एक हादसा था। अंजलि फिर से थोड़ा रुकी तो जीत ने कहा, लेकिन तुम्हारे एक दुश्मन जिसे तुम दोनों ने पीटा, तुम्हारे गांव का मुखिया, उसने तुम दोनों की सारी योजना पर पानी फेर दिया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि तुम्हारी आंखें इतनी लाल और भयानक कैसे थीं? मैंने अंजलि से पूछा। सभी ने वही देखा जो मैंने दिखाया। वो एक दवाई से हो जाती हैं जो हमें उसी संत ने दी थी, अंजलि ने बताया और चुप हो गई। और वो व्यक्ति जो झट से बिजली के खंबे पर चढ़ गया था, वो कैसे हुआ? मैंने फिर से पूछा। जैसे फिल्म की शूटिंग होती है वैसे ही वो हुआ। उसे पहले से ही वो सब करने के लिए रखा हुआ था, ताकि तुम सभी को यकीन हो जाए कि भूत प्रेत जैसी शक्तियां होती हैं। मां जी तुम लोगों से छुपकर फोन करके सब संभाल रही थीं, उसने बताया। तुम जंगल में क्यों भागी और क्या सभी पुलिस वालों को भी तुमने मारा? जीत ने उससे पूछा। सब ठीक चल रहा था, लेकिन पिता जी ने सब बिगाड़ दिया। मैंने किसी को नहीं मारा और मुझे नहीं पता था कि वहां एक भयानक जंगल था, वरना मैं भागती ही नहीं। मैं तो सिर्फ थोड़ा सा नाटक करने के लिए भागी थी। मुझे लगा था कि तुम में से कोई झट से मुझे पकड़ लेगा, लेकिन इससे पहले कि कोई मुझे पकड़ पाता, भागते भागते मेरा पैर फिसल गया और मैं घाई में जा गिरी। मेरे मुंह और सर पे चोट लगी थी, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई और सुबह जब उठी तो तुम सब सामने थे, अंजलि ने बताया। ओह, उस वजह से तुम्हारा मुंह खून से लथपथ था, मैंने कहा। यह केस तो साफ हो गया, लेकिन फिर 3 पुलिस वालों को किसने मार डाला? जीत ने कुछ सोचते हुए कहा। सच में उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, अंजलि ने कहा। राजेश को छोड़ दो और इन दोनों का केस फाइल करो, जीत ने अपने एक साथी से कहा। इतना सब होने के बाद मेरा तो दिमाग हिल गया था। क्या सोचा था और क्या निकला। उस संत को लाने में उन्हें शाम तक हो सकती है, तब तक हम दोनों अस्पताल चलकर लक्की को देखते हैं, आजा। जीत ने मेरी पीठ पर हाथ रखकर कहा। हम दोनों अस्पताल गए तो वहां भी कुछ ऐसा हुआ कि दिमाग चकरा गया। हमने जाकर देखा कि लक्की बिल्कुल ठीक था और उसके वो सभी गांव जिन्हें भरने में कम से कम 6 महीने लगने की संभावना थी, बिल्कुल ठीक हो चुके थे। कैसे हो लक्की? जीत ने लक्की से पूछा तो उसने खड़े होकर कहा, ठीक हूं सर, आप कैसे हैं? तुम्हारे तो सभी गहरे घाव ठीक हो गए 2 रात में ही, जीत ने आश्चर्य से कहा। हां सर, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ, लक्की ने कहा। लेकिन यह बिल्कुल असंभव है, ऐसे कैसे इतने गहरे घाव? जीत ने कहा। तभी डॉक्टर भी वहां आ गया। सर पता नहीं कोई जादू हुआ या क्या हुआ, लेकिन लक्की के सभी घाव बिल्कुल ठीक हो गए, डॉक्टर ने आते ही कहा। हां, वो हम भी देख रहे हैं। लक्की, ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर हमला किसने किया था? जीत ने लक्की से पूछा। सर मुझे नहीं पता वो क्या था,
और ना ही मैंने वैसा जानवर आज तक देखा है। देखना तो दूर, मैंने तो सुना भी नहीं है, लक्की ने कहा। जानवर कैसा दिखता था वो? जीत ने पूछा। सर, आदिमानव जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके दांत और नाखून बहुत लंबे थे और एक अजीब ये था कि उसके बड़े बड़े पंख भी थे। लक्की ने जैसे ही ये बताया, मुझे मेरे सपने का दानव पिशाच याद आ गया। क्या उसके पंख काले थे? मैंने लक्की से पूछा। जी काले थे और वो आसानी से उनके सहारे उड़ रहा था, लक्की ने बताया। तुम्हें कैसे लगा कि उसके पंख काले थे? जीत ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें अपने सपने के बारे में बता दिया। सर, उस दानव ने भी मेरे गले पर ही हमला किया था। उसने मुझे अपने पंजों में दबोचा और लेकर उड़ गया। उसके बाद उसने मेरे गले पर काटा और खून पी, मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं यहां था, अस्पताल में, लक्की ने बताया। उसके बाद उसने तुम्हें ऊपर से ही छोड़ दिया और तुम एक पेड़ के ऊपर अटक गए। जब हमने तुम्हें पाया था तो तुम्हारी सांसें चल रही थी, लेकिन लगता नहीं था कि तुम बच जाओगे। हमने तुम्हें अस्पताल भेज दिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच गए। लेकिन यह बहुत अजीब है कि 2 दिन में सारे गांव भर गए, जो कि बहुत गहरे थे। जीत ने उसे समझाते हुए कहा। सर, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता कि मेरे घाव कैसे इतना जल्दी ठीक हो गए, लक्की ने कहा। यार, मेरा तो दिमाग चकरा रहा है। यह आखिर हो क्या रहा है? मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा केस नहीं देखा। ये बताओ राम, उस वक्त कहां था जब उस जानवर ने तुम्हारे ऊपर हमला किया? जीत ने परेशान सा चेहरा बनाते हुए पूछा। सर, वो मेरे पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन जब उस जानवर ने हमला किया तो मुझे नहीं पता कि वो कहां था। मेरी पिस्तौल नीचे गिर गई थी तो मैं उस जानवर पर कोई हमला भी नहीं कर पाया, और जब तक मैं कुछ समझ पाता और मदद के लिए चिल्ला पाता, उसने मेरी गर्दन दबोच ली थी, लक्की ने बताया। राम को भी उस जानवर ने मार डाला और शायद तुम्हें मारने से पहले उसने राम को मारा था, जीत ने कहा। हां सर, हो सकता है, लेकिन उस समय राम वहां नहीं था जिस समय उसने मेरे ऊपर हमला किया, लक्की ने बताया। ठीक है, तुम्हें अब बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है? जीत ने लक्की से पूछा। हां सर, ये कहिए कि पहले से भी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, लक्की ने कहा। डॉक्टर साहब, हम इसे ले जा सकते अब? जीत ने डॉक्टर से पूछा। हां, आप चाहें तो ले जा सकते हैं, लेकिन हम चाहते थे कि उन सभी परिस्थितियों का पता लगाया जाता जिन्होंने लक्की के सभी घाव इतने जल्दी ठीक कर दिए। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज हमारे सामने आए कि हर किसी के घाव इतना जल्दी ठीक किए जा सकें, डॉक्टर ने कहा। ठीक है, अब आप लक्की से उसकी मर्जी पूछो और जैसा वो कहे करो, जीत ने कहा। सर, आप ही बता दीजिए कि क्या करूं, लक्की ने जीत से पूछा तो जीत ने कहा कि जो उसे अच्छा लगे कर। सोच विचार के बाद फैसला लिया गया कि लक्की अस्पताल में ही रहेगा जब तक कि डॉक्टर और आने वाले विशेषज्ञ उसकी हालत की पुष्टि ना कर लें। मैं और जीत वापस लौट गए। यार, अब क्या करें? उस घने जंगल में कहां उस जानवर को ढूंढे, और वो तो उड़ सकता है, क्या पता इस समय वो कहां जा चुका होगा, जीत ने परेशान होते हुए कहा। अरे परेशान ना हो, पहले अंजलि वाले केस को सुलझाव, उसके बाद उस जानवर को भी पकड़ लेना। कहां तक भागेगा वो, और उसके मुंह खून लगा है, इसलिए वो वापस जरूर आएगा, मैंने अपना सुझाव दिया। तभी जीत के मोबाइल की घंटी बजी। क्या बात हुई, मैंने जीत से पूछा तो उसने बताया यादव का फोन था। वहां उस संत के भक्त बहुत ज्यादा मात्रा में हैं, इसलिए वो उसे नहीं ला सकते। पुलिस की एक बड़ी सी टुकड़ी ही भेजनी पड़ेगी वहां। ढोंगी लोगों की रक्षा ये भक्त ही करते हमेशा, मैंने कहा। हम ही चलते हैं वहां और साथ में सुरक्षा बल भी ले चलते हैं, क्या कहते हो? जीत ने मुझसे पूछा तो मैंने बिना कुछ सोचे हां कह दिया। हम दोनों पुलिस के बड़े झुंड के साथ साधु को गिरफ्तार करने के लिए चले गए। एक लंबे सफर के बाद हम सभी साधु के ठिकाने पर पहुंच गए। वहां जाकर हमने देखा कि चारों पुलिस वाले जो साधु को पकड़ने आए थे वहीं गेट पर बैठे हुए थे। हमने उन्हें भी साथ लिया और साधु के कमरे की ओर निकल पड़े। ढेर सारी पुलिस की गाड़ियां आते देख सभी लोग आश्चर्य से हमारी ओर देखे जा रहे थे। क्या बात हो गई थी यादव? जीत ने साथ में बैठे पुलिस वाले से पूछा। सर, हम उसे गिरफ्तार करने गए तो उसने कहा कि उसके भक्त उसे कभी नहीं ले जाने देंगे, इसलिए हमने सोचा
कि जोखिम उठाना गलत होगा और आपको बता दिया। यादव ने कहा, क्या यार कोई कुछ नहीं करता, तुमने कोशिश तो की होती। जीत ने मुंह बनाकर कहा। कुछ ही समय में हम उस साधु के कक्ष में पहुंच गए। जीत ने आगे बढ़कर जैसे ही उस साधु को पकड़ा तो वह साधु बोला, अरे क्यों परेशान होते हो इंस्पेक्टर साहब, मेरे भक्तों को कहीं गुस्सा आ गया तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। देखते हैं तुझे और तेरे भक्तों को, चल। जीत ने उस साधु से कहा और उसे हथकड़ी लगा दी। जैसे ही हम सब वापस जाने के लिए मुड़े, वहां एक भारी भीड़ हमारा इंतजार कर रही थी। उनके हाथों में डंडे और पत्थर थे। क्यों इन भोले भाले लोगों को मरवाने पर तुले हो? कहो इनसे कि आगे से हट जाएं। जीत ने साधु से कहा, मरने वाले तो तुम सब हो इंस्पेक्टर, मुझे छोड़ो और अपने आप को बचाव। साधु ने रोब झाड़ते हुए कहा, हमारे गुरुजी को छोड़ दो। भारी भीड़ चिल्ला रही। साधु को सभी चारों ओर से घेर लो और यदि वह चिल्लाए भी तो उसकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। जीत ने अपने साथियों को आदेश दिया और उन सभी ने साधु को चारों ओर से घेर लिया। उसके बाद जीत भीड़ की ओर आगे बढ़कर गया। देखिए, आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं। जैसे आप गुरुजी के भक्त हैं, वैसे ही मैं भी गुरुजी का परम भक्त हूं। जैसे ही जीत ने कहा, भीड़ से आवाज आई, तो फिर इन्हें पकड़कर क्यों ले जा रहे हो? मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी जेल तोड़कर भाग गया है, जो कि गुरुजी को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है और वह गुरुजी को जान से मार सकता है। इसलिए हम गुरुजी को अपनी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। जैसे ही वह आतंकवादी हमारी गिरफ्त में आ जाएगा, हम गुरुजी को वापस यहीं ले आएंगे। जब तक वह आतंकवादी नहीं पकड़ा जाता, तब तक के लिए हमें क्षमा करें। जीत ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, हम यही बात गुरुजी के मुंह से सुनना चाहते हैं। भीड़ से एक साथ कुछ लोग चिल्लाए, बात को समझने की कोशिश करें। वह आतंकवादी यहां भीड़ में भी हो सकता है, इसलिए कृपया करके सभी लोग दूर हट जाएं। जीत ने सभी से आवेदन किया और कुछ ही समय के बाद एक एक करके सभी लोग हमारे सामने से हट गए। हम सभी जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। वह साधु जब तक कुछ भी समझ पाता, तब तक तो उसे पुलिस वैन में डालकर हम वहां से निकल लिए। देखो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मेरे भक्त तुम्हारे पुलिस स्टेशन को आग लगा देंगे। संत जोर से चिल्लाया। अरे महाराज, वो आग तब लगाएंगे जब उन्हें पता लगेगा कि तुम कहां हो। अभी चुपचाप बैठो, वरना मेरा दिमाग खराब हुआ तो तुम्हें पीटते हुए लेकर जाऊंगा। जीत ने संत को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। संत चुपचाप बैठ गया। उसके बाद जीत ने उस अघोरी को भी गिरफ्तार कर लिया, जो उस रात अंजलि का इलाज करने के लिए आया था। काफी लंबा सफर करने के बाद हम सभी उसी जंगल के बीचों बीच से गुजर रहे थे, जिसमें हमारे साथ वह हादसा हुआ था, जिसमें 3 पुलिस वाले मारे गए थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और सिवाय गाड़ियों के इंजन और पहियों की आवाज के कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। सबसे आगे जीत की जीप थी और हम दोनों बातें कर करके थक चुके थे, इसलिए बस चुपचाप बैठे हुए थे और सामने देखे जा रहे थे। दूर से ही मुझे एक कार की लाइट जलती हुई दिखाई दे रही थी। शायद किसी ने कुछ पल के लिए आराम करने या पेशाब करने के लिए रोकी हुई थी। कुछ ही समय में हम उस कार के बहुत पास पहुंच चुके थे। मैंने देखा कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे पर खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा पक्षी आया और उस व्यक्ति को उठाकर ले गया। जब मैंने ध्यान देकर देखा तो वह एक दानव था, वही दानव जैसा मैंने सपने में और लक्की ने हकीकत में देखा था। जीत, देख वो क्या। जैसे ही मैंने उस दानव को देखा, मैं चिल्लाया। जीत के साथ साथ बहुत से लोगों ने उस दानव को देखा तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। सभी कारें रुक गई, लेकिन जब तक कोई भी उस व्यक्ति के बचाव में कुछ कर पाता, वह दानव बहुत ऊंचाई पर ले जा चुका था और दूर भी। कुछ पल के लिए हमें उस चांदनी रात में उसकी परछाई दिखती रही और उसके बाद दिखना बंद हो गई। सभी लोगों में उसी की बातें चलने लगी। सभी का विषय यह था कि आखिर वह था क्या। अघोरी, जो शुरू से छुपाचाप बैठा था, अचानक से बोला, वह एक पिशाच था। ये सब तो कहानियों में सुनने को मिलता है, एक पुलिस वाले ने कहा। हर किसी की जिंदगी एक कहानी ही तो है और हर कहानी किसी की जिंदगी पर ही तो लिखी गई है। अघोरी ने इतना कहकर अपना सर ऊपर उठा लिया, जिसे वह कब से झुकाए हुए था। सभी उसकी ओर हैरानी से देख रहे थे, मैं भी।
कुछ समय तक चुपचाप खड़े रहने के बाद हम सभी उस कार के पास गए। जीत ने कार के अंदर कुछ छानबीन करने के बाद एक ड्राइविंग लाइसेंस निकाला और उस पर लिखा पता पढ़कर बोला, राजस्थान की पुलिस को यह जानकारी दे दो, ये इलाका उन्हीं के क्षेत्र में आता है, वही देखेंगे इस केश को और उस बड़े से पक्षी को। उसके बाद हम सभी वहां से घर के लिए निकल गए। जीत ने पहुंचकर साधु और अघोरी को जेल में बंद कर दिया। कुछ ही समय की मारपीट के बाद संत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और साथ में ढेरों ऐसे राज खोले जिन्हें जानकर हम सब हैरान रह गए। वह संत हीरोइन, गांछा जैसी ढेरों नशीली दवाओं का कारोबार चला रहा था और साथ में जिस्म बेचने के धंधा। लेकिन अघोरी बेकसूर निकला। पूछताछ से पता लगा कि अघोरी ने अंजलि को चिमटा इसलिए मारा था क्योंकि उसे तभी पता लग गया था कि वह ढोंग कर रही थी और यही बात उसने आते समय संत से कही थी। लेकिन संत तो पहले से ही उस बात को उस नाटक को सच्चाई का दामन पहनाने के लिए ही उसने असली अघोरी को बुलाया था, ताकि उसको देखकर सभी को उनका नाटक सच लगे। पूछताछ के बाद हम सभी मेज के चारों ओर बैठ गए और उस सच्चे अघोरी को भी बैठने के लिए कुर्सी दी, लेकिन वह कुर्सी पर ना बैठकर जमीन पर बैठ गया। महाराज, आप कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ जाते? मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए पूछ लिया। कुर्सी भी तो जमीन पर ही टिकी है बच्चा। अघोरी ने 2 शब्द कहकर अपनी आंखें बंद कर ली। जीत ने एक कर्मचारी से सभी के लिए चाय लाने के लिए कहा तो कुछ ही समय बाद सबके लिए चाय ले आया। हम सबने चाय ली, लेकिन अघोरी ने चाय पीने से मना करते हुए कहा, मुझे जब भी कुछ खाने या पीने का मन होता है तो भगवान की कृपा से मुझे उसकी अनुभूति हो जाती है और साथ में तृप्ति भी। अघोरी की बातें सुनकर मुझे लगने लगा था कि जरूर वह कोई महान व्यक्ति था। रात के 7 बज चुके थे। आप कैसे कह सकते हैं कि वह एक पिशाच था? मैंने अघोरी से पूछा। मैं जो कहता हूं सच कहता हूं और मैं अपनी किसी भी कही बात को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं समझता बच्चा। अघोरी ने मुंह से कहा, मुझे सपने में ठीक वही पिशाच दिखाई दिया था महाराज, और उसने मुझे मार दिया था। क्या आप इस विषय में मुझे कुछ बता सकते हैं? मैंने उनसे पूछा। तुम कभी ना कभी जाने अनजाने उस पिशाच के संपर्क में आए होगे, इसी वजह से तुम्हें उसका सपना आया। जब कभी भी वह पिशाच किसी के संपर्क में आता है और यदि जिसके संपर्क में आया उसका खून हल्का हो तो वह उसके सपनों में आने लगता है। उन्होंने मुझे बताया ही था कि एक पुलिस वाला बोल उठा, महाराज, वह मेरे सपने में भी आया था। अगर उसके पंख नहीं होते तो आज उसे वहीं गोलियों से छन्नी कर देते, तब जाके हमारे साथियों की आत्मा को शांति मिलती। लेकिन अब भी हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बस एक बार अंजलि के केश से पीछा छूट जाए, उसके बाद उस पिशाच का ही खेल खत्म करना है। जीत ने जोश में आकर कहा तो वह अघोरी पूछ उठा, तुम्हारी गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। उसे सिर्फ सोने के बर्तन में रखे गंगा जल के छींटों से डराकर भगाया जा सकता है। एक योजना और बहुत सारे बलिदान के बाद ही उसे मारा जा सकता है। उसे शट धातुओं से बने किसी औजार से ही मारा जा सकता है। वैसे तुम्हारे साथियों की आत्मा का उससे क्या संबंध है? उसने हमारे 3 साथियों को मार डाला और एक को गंभीर घायल कर दिया था। जीत ने जैसे ही बताया, अघोरी ने तुरंत दूसरा सवाल किया, घायल? जो घायल हुआ वह बच गया या मर गया? किस्मत से वह बच गया और सही सलामत है। और एक आश्चर्य की बात यह कि उसके सभी गंभीर घाव सिर्फ 2 दिन में सही हो गए, जिस पर उसका इलाज कर रहे डॉक्टर ने भी आश्चर्य जाहिर किया। जीत ने कहा, तुम्हारा साथी अमावस्या की रात को घायल हुआ था? अघोरी ने दूसरा सवाल किया। नहीं, उससे 1 रात पहले, जीत ने बताया। इस बार जिसे सभी अमावस्या समझ रहे थे वो अमावस्या नहीं थी। अमावस्या उससे 1 दिन पहले थी, जिसका मतलब तुम्हारा साथी अमावस्या की रात को घायल हुआ और उसी वजह से उसकी जान बच पाई है। अघोरी ने सोच विचार करते हुए कहा, अमावस्या की रात के कारण उसकी जान बच पाई है? मैंने पूछा। मैं तुम्हें सब बताता हूं, ध्यान से सुनो, क्योंकि तुमने उस पिशाच को अपनी आंखों से देख लिया, इसलिए तुम सभी को यह तो पता चल गया कि कोई पंखों वाला दानव भी दुनिया में होता है। यह मैं बता दूं कि उस जैसे बहुत सारे दानव इस दुनिया में हैं, लेकिन एक दानव सबसे शक्तिशाली होता है जो उन सबका राजा होता है। बाकी पिशाचों को तो कोई भी बहादुर
और शक्तिशाली योद्धा किसी शट धातु से बने औजार की मदद से मार सकता है, लेकिन उनके राजा को कोई नहीं मार सकता सिवाय एक व्यक्ति के। उस एक व्यक्ति के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले कुछ और सुनो। जब राजा पिशाच अमावस्या की रात को किसी इंसान का खून पीता है और अगर वह इंसान उस रात को अपनी सांसें चलाए रखे, यानी अगर सिर्फ उस रात के लिए वह जिंदा बच जाए, तो उसमें उस पिशाच की आधी शक्ति आ जाती है। यानी वह इंसान उस पिशाच से उतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है जितनी कि उस इंसान की शक्ति होती है। लेकिन वह इंसान समाज और इंसानियत का भी दुश्मन बन जाता है, क्योंकि वह 3 रातों के बाद से ही इंसान नहीं रहता, बल्कि एक नर भेड़िया बन जाता है। सिर्फ वो नर भेड़िया ही राजा पिशाच को मार सकता है। जिस रात वह इंसान नर भेड़िया बनता है, उसी रात को पिशाच को उसके सबसे बड़े दुश्मन के जन्म होने का एहसास हो जाता है और वह उसे धोखे से मारने के लिए उसकी तलाश में निकल पड़ता। एक अच्छी बात यह है कि अगर नर भेड़िया मरता है तो पिशाच अपने आप मर जाएगा, और अगर पिशाच मरता है तो नर भेड़िया अपने आप मर जाएगा। यह कुदरत का करिश्मा है कि उन दोनों की जान एक दूसरे में होती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। उन्हें और कोई मार भी नहीं सकता सिवाय उन दोनों के। अब यहां तुम्हारा दोस्त नर भेड़िया है, क्योंकि अमावस्या की रात ने ही उसे बचाया है। इतना बताकर अघोरी चुप हो गया। हम सभी के चेहरे पर एक डर की तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही थी। यानी हमारा दोस्त आज रात ही नर भेड़िया बन जाएगा, जीत ने कहा। जैसे ही वो नर भेड़िया बनेगा, वह हर उस इंसान को मार डालेगा जो उसके सामने आएगा, क्योंकि जन्म होते ही उसे बहुत भूख लगी होती है और अपनी भूख मिटाने के लिए वह किसी को भी खा जाएगा। यदि इंसान खाया गया तो उसे इंसानी खून के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए इससे पहले कि वह भेड़िया बनकर इंसानों को खाना शुरू कर दे, उसके सामने जानवरों को छोड़ दो, वरना वो ऐसा कहर ढाएगा कि किसी को कुछ सोचने समझने का समय नहीं मिलेगा। मैं तब तक इंतजार कर लूंगा। उसके बाद आप लोग मुझे मेरी भस्म भूमि छोड़ आना, अघोरी ने बताया। हमने हाल ही में अंजलि का जो केश देखा था, उसकी वजह से हमें अघोरी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जो आंखों से देखा था उसे अनदेखा भी नहीं कर सकते थे। क्या आप हमारी कुछ मदद नहीं कर सकते? मैंने अघोरी से पूछा तो वो बोले, मैंने ये सब बताकर तुम्हारी मदद ही की है, अब तुम खुद अपनी मदद कर सकते हो। उसे इंसानी खून चखने भी मत देना, जानवरों का मांस खिलाना, और जब वो इंसानी रूप में आए तो उसे पिशाच के बारे में और उस जगह के बारे में खूब सारी बात करना। इससे अगली बार भेड़िया बनते ही वह पिशाच को मारने के लिए उसकी तलाश में निकल जाएगा। वो खुद मारा जाता या पिशाच मारा जाता, यह किस्मत तय करेगी। आप यहीं आराम कीजिए, हम अस्पताल जाकर अपने घायल दोस्त को देखकर आते हैं, जीत ने अघोरी से कहा, और हम सब बाहर की ओर चले गए। यार क्या करें अब? एक मन तो करता है कि जैसा उसने कहा वैसा करें, और एक मन कहता है कि इसमें भी कोई साजिश ही होगी, जैसे अंजलि ने की थी। जीत ने बाहर आकर मुझसे कहा, यार पहली बार भी हमने एक बार अंधविश्वास पर भरोसा करके देखा था, एक बार और सही। मैंने जीत से कहा, ठीक है यार, चल जल्दी चलते हैं, रात के 9 बज चुके हैं। इससे पहले कि वह भेड़िया बन जाए, हम उसे जानवरों के साथ बंद कर देंगे। जीत ने जीप की ओर बढ़ते हुए कहा। हम दोनों कुछ पुलिस वालों के साथ अस्पताल की ओर चल पड़े। जब हम अस्पताल पहुंचे तो हमने देखा कि चारों ओर घायल ही घायल पड़े थे। लोग दर्द से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। यहां क्या हुआ? जीत ने आश्चर्य करते हुए कहा। शायद लक्की भेड़िया बन चुका है और उसी ने यह किया होगा, मैंने अनुमान लगाते हुए कहा। हम सभी जल्दी से जीप रोककर उनकी ओर दौड़ पड़े। हमें वहां पूछताछ से पता चला कि एक बड़े से भेड़िए ने सभी का यह हाल किया था। उस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी और 16 लोग गंभीर रूप से घायल थे। एक नर्स ने यह दावा किया कि लक्की को भेड़िया बनते हुए उसने अपनी आंखों से देखा। जब तक वो डॉक्टर को बुलाकर लाई, लक्की एक तबाही मचाकर वहां से जा चुका था। जीत ने जल्दी से अपना वायर लैस लिया और उस भेड़िए को पकड़ने की घोषणा की, जो कि पूर्व दिशा की ओर भागा था। उसके बाद हम लोद भी उस भेड़िए को ढूंढने के लिए निकल गए। सारी रात उस भेड़िए की छानबीन चलती रही, लेकिन उस भेड़िए का कहीं कुछ पता नहीं लगा। बहुत सी जगहों पर
लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबरें आना शुरू हो गई। जैसे ही कोई खबर आती, हम सभी उस जगह पर जल्दी से जल्दी पहुंचते, लेकिन सभी हादसे रात को ही हो चुके। जब हम एक हादसे पर पहुंचे तो हमें सड़क के किनारे झाड़ियों में एक लाश पड़ी हुई दिखाई दी। हम सभी ने जाकर देखा तो वह लक्की था और उसकी सांसें चल रही थी। वह गहरी नींद में सोया हुआ था। हमने उसे उठाकर जीप में लेटा दिया। हम इसे शाम तक उसी जगह पर पहुंचा देते हैं जहां हमने उस पिशाच को देखा था। फिर कोई एक मरते ही दोनों मारे जाएंगे, जीत ने कहा। हम सभी जीत की बात से सहमत थे और सभी उसी जंगल की ओर चल दिए। हमारे साथ पुलिस की एक बड़ी सी टुकड़ी भी थी और वह अघोरी भी, क्योंकि अघोरी को भी तो उसकी भस्म भूमि छोड़कर आना था। लगभग शाम के 8 बजे हम उसी जगह पर थे जहां हमने उस पिशाच को देखा था। हम सभी लक्की को पुलिस वैन के अंदर बंद करने के बाद चौकन्ने खड़े हो गए। लक्की को देखकर नहीं लग रहा था कि वह भेड़िया बनेगा। अचानक से पिशाच तेजी से वहां आया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने एक पुलिस वाले को मार डाला। तभी जीत ने फायरिंग के ऑर्डर्स दे दिए। एक के बाद एक सैकड़ों गोलियां पिशाच के सीने में उतार दी गई, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। मैं चुपचाप पीछे खड़ा था। मेरे साथ आओ, अघोरी ने मुझे कहा, तो मैं जल्दी से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। इस लड़के को बाहर निकालने में मेरी मदद करो, क्योंकि जब तक चांद की रोशनी उस पर नहीं पड़ेगी वह अपने रूप में नहीं आएगा, अघोरी ने मुझे कहा। और हम दोनों ने जल्दी से लक्की को वैन से बाहर निकाल दिया और उसे सड़क पर लेटा दिया। अचानक से उसने अपनी हरी दिखने वाली आंखें खोल ली। कुछ ही पल में वह चिल्लाता हुआ भेड़िए के रूप में आ गया। पिशाच उड़कर जल्दी से उसके पास आया और उसके गले पर जोर का पंजा मारा। भेड़िया भी उसके ऊपर टूट पड़ा। उन दोनों के लिए हम सब की उपस्थिति ना के बराबर थी। सभी लोग पीछे हट गए। वह दृश्य दिल दहला देने वाला था। वो दोनों एक दूसरे को उठा उठाकर फेंक रहे थे, लेकिन भेड़िया ज्यादा ताकतवर प्रतीत हो रहा था। काफी लंबी लड़ाई के बाद पिशाच को एहसास हुआ कि वह उसे नहीं मार सकता, इसलिए उसने उड़ने के लिए अपनी पंख फैलाई और जमीन को जोर से धकेल कर उड़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो भेड़िए की पहुंच से निकल पाता, भेड़िए ने एक ही छलांग में उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उसके बाद एक ही झटके में उसकी एक पंख को उखाड़कर फेंक दिया। इससे पहले कि पिशाच संभल पाता, भेड़िए ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। पिशाच एक काले धुएं में बदल गया और देखते ही देखते हवा में खो गया। उसके बाद उस भेड़िए ने हमारे ऊपर हमला करने के लिए छलांग लगा दी। उसने मुझे ही सबसे पहले अपना निशाना बनाया। एक विशाल भेड़िए को मेरी ओर आता देखकर मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं भागकर दूर जाना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ पैर बिल्कुल सुन्न थे। भेड़िया अपना विशाल मुंह खोले मुझे मारने ही वाला था कि वह धुएं में बदल गया और धुआं जोर से मेरे मुंह पर आ लगा। सभी लोग उस दृश्य के बाद सहमे हुए थे। मुझे तो एक पल के लिए लगा था कि मैं मर गया। सभी ने अघोरी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। उसके बाद हम सभी अघोरी को सही सलामत उसकी भस्म भूमि पर छोड़ आए। अंजलि, शीला और संत को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। संत के सभी गैर कानूनी धंधे और नशे के कारोबार को बंद कर दिया गया। तो कुछ ऐसी थी यह आपविति जो हमने आपको 3 भागों में करके सुनाई। अगर आप सभी श्रोताओं को यह धारावाहिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जब आपने लाइक किया होता है तो ऐसा लगता है कि आपने इस कथा का पूरा आनंद उठाया है, जो मुझे बहुत खूबसूरत ख्याल आता। तो मित्रों, अगर आप भी कुमार कहानियां परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। घंटी को आल पर सिलेक्ट करके रखें, ताकि जब भी नया आपविति आए तो आपको बिना किसी रुकावट के नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी, जो एक सच्ची घटना पर आधारित थी जिसका हम नाम पता नहीं दर्शा सकते। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी ही घटना कभी जीवन में सामने आई है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, जिसमें हमें मेंशन करके अपना SMS जरूर भेजें, ताकि हम आपकी उस आपविति सभी श्रोताओं को सुन पाए। तो चलता हूं श्रोताओं, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलता हूं एक नया धारावाहिक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।